हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अनसॉल्व पेपर में 6 नंबर तक के प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। उसी के आगे के अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 का ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और पूछ रहा है कि ओजोन मंडल क्या है, इसका प्राकृतिक महत्व क्या है। बच्चों, तो मेन है इसमें ओजोन क्या होता है। तो हालांकि मैंने इसका पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। एक ओजोन नाम का वीडियो बना हुआ है बच्चों, उसमें तीनों विधियां औद्योगिक निर्माण की बताई है। सीमेन हालस्के, सीमेन विधि, ओजोनाइजर विधि, मतलब तीनों विधियां आपको बता दी हैं। तो हालांकि आप वहां जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक विधि आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ये विधियाँ आप जा कर के वहाँ वीडियो से ज़रूर देखें बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7वें के का से हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। 7वें के का में अब हम ओजोन के औद्योगिक निर्माण के विषय में बात करेंगे। सभी विद्यार्थी जो है तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। मैं अब ओजोन का औद्योगिक निर्माण बताऊंगा। सबसे पहले सीमेंस ओजोनाइजर बताऊंगा। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से आपका चित्र होता है कुछ। एक मिनट। इसमें इस तरीके का कुछ चित्र होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे इस तरीके का कुछ चित्र होता है, देखा होगा आप लोगों ने बच्चों। इस तरीके का कुछ चित्र होता है। यहाँ पर ओजोन निकलने के लिए जगह बनी होती है। इसके भीतरी नली की भीतरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है। यहाँ भीतरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है। ऐसे बाहरी नली की बाहरी सतह पर भी टिन की पन्नी चढ़ी होती है। ठीक है बच्चों, ये टिन की पन्नी बाहर अंदर बाहर दोनों जगह चढ़ी होती है। इस तरीके से चलती है। सीमेन ओजोनाइजर विधि है बच्चों। यहाँ से O2 डालते हैं, यहाँ से O2 प्रवेश करवाते हैं और यहाँ पर आपका प्रेरक कुंडली जुड़ी होती है। इस तरीके से यहाँ पर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरीके का चित्र होता है। तो ये सीमेन ओजोनाइजर विधि होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग शुष्क ऑक्सीजन गैस यहाँ से प्रवेश करवाते हैं। इसमें कांच की 2 संकेंद्रीय नलियाँ होती हैं। संकेंद्रिक मतलब जिसका केंद्र एक हो। बच्चों, ये केंद्र आप देख रहे होंगे, ये केंद्र एक होता है। इसमें कांच की 2 संकेंद्रीय नलियाँ होती हैं, जिसका एक सिरा खुला होता है और दूसरे सिरे क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, इसकी भीतरी नली की भीतरी सतह पर आप देख सकते हैं, अंदर जहाँ डॉट 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 बना हुआ है, भीतरी नली की भीतरी सतह पर और बाहरी नली की बाहरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है। भीतरी नली की भीतरी सतह पर और बाहरी नली की बाहरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है। और ये पन्नी जो है बच्चों प्रेरण कुंडली का कार्य कर रही होती है। ये पन्नी जो है प्रेरण कुंडली का कार्य कर रही होती है। इसके बाद में हम बाहर से शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये शुष्क ऑक्सीजन गैस बेटा नीरो विद्युत विसर्जन द्वारा, आप चित्र देख लीजिए, इस तरीके का होता है। नीरो विद्युत विसर्जन द्वारा ओजोन में बदल जाती है, जिसमें 5 से 10% ओजोन प्राप्त होती है। इस विधि को हम सीमेंस ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारा ओजोन वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर ओजोन का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया। उम्मीद है कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्रश्न में, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्माण का सचित्र वर्णन करें। ओजोन मंडल क्या है, ये आप लोग जानते हैं। ओजोन मंडल क्या होता है, इसे जीवन रक्षक परत कहा जाता है बच्चों। ओजोन मंडल जो है O3 जो होता है, समुद्र तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी प्रभाव के प्रकाश के प्रभाव में वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन से बनती है। इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, इसे जीवन रक्षक परत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसको जीवन रक्षक परत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि हमारा ओजोन मंडल अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेयर जो है पतली होती जा रही है और इसका कारण है प्रदूषण। ठीक है बच्चों, अब आपके कोर्स में सल्फ्यूरिक अम्ल शीर्ष कक्ष विधि का रासायनिक समीकरण अथवा में दिख रहा है बच्चों। अथवा में इसी तरीके प्रश्न आएगा, लेकिन इस बार ये शीर्ष कक्ष विधि नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। अथवा में दूसरा प्रश्न आ जाएगा, लेकिन बच्चों ये नहीं आएगा। बर्कलैंड आयड की विधि से नाइट्रिक अम्ल आ सकता है, हाइबर विधि से अमोनिया आ सकता है, ओस्टवाल विधि से अमोनिया आ सकता है, डीकन विधि से क्लोरीन आ सकता है। इनमें से कोई प्रश्न आ सकता है, बाकी ये सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की शीर्ष कक्ष विधि नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है।
एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों। ये केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका अणुभार उच्च होता है। ये पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इनका अनुकूलतम ताप 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओजोन की परिभाषा में लिख देना आप लोग। ठीक है, और एंजाइम उच्च अणुभार वाले होते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका अणुभार काफ़ी उच्च होता है। इनका अनुकूलतम ताप 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इनकी पीएच मान जो पीएच रेंज होती है 5 से 7 होती है। ठीक है, और एंजाइम ताप परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा पेपर में। तो बेटा आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर उत्प्रेरक हो गई, विशेषताएँ भी मैंने आपको बता दी। महत्व की बात करें तो सामान्य शारीरिक क्रियाओं में शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। किसी एक भी एंजाइम के न बनने से, उसकी सक्रियता नष्ट हो जाने से शरीर में मेटाबॉलिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये एंजाइम का महत्व है। अथवा में कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में, कह रहा है अल्फा एमिनो अम्ल और के डी तथा एल विन्यास लिखिए। बच्चों डी और एल विन्यास आपको मालूम होंगे। अगर नहीं मालूम तो मैं आपके सामने विन्यास बनाए दे रहा हूँ, आप बना लीजिए। पहले डी विन्यास बनाता हूँ बच्चों। डी विन्यास कुछ इस तरीके से बनता है। COOH लेते हैं, C लेते हैं, NH2 इस तरफ जोड़ दिया जाता है और यहाँ नीचे R जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरफ भी NH2 ही होता है, इस तरफ भी क्या होता है, NH2 होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये कौन सा विन्यास होगा, ये है डी विन्यास। ये कौन सा है, डी विन्यास, एमिनो अम्ल का, डी एमिनो एसिड। बना लीजिए बच्चों इसको जल्दी से। तो ये आपका कौन सा विन्यास है, डी विन्यास है। अब मैं आपको एल विन्यास के बारे में बताता हूँ। डी विन्यास में आपने देखा COOH, इसमें भी एल विन्यास में भी आपका एल विन्यास अब बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि COOH लेते हैं, COOH सेम टू सेम, यहाँ C होता है, इसमें एक तरफ H होता है और एक तरफ NH2 होता है। ठीक है, ये अंतर है। यहाँ पर R होता है। ये कौन सा है आपका, एल एमिनो अम्ल है। कौन सा है, एल एमिनो एसिड, एल एमिनो एसिड। क्लियर है बच्चों, बना लीजिए इसको भी। चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन में बात करूंगा। इसी में सेकंड नंबर में दिया गया है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। पेप्टाइड बंध क्या होता है, एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है बच्चों। प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा अर्थात CONH समूह द्वारा एक दूसरे जुड़े होते हैं। बच्चों कौन से समूह द्वारा, मैंने क्या बोला, CONH समूह। गौर करिए आप लोग, CONH समूह द्वारा जुड़े होते हैं। एक एमिनो अम्ल को COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह NH2 से संयोग करके पेप्टाइड बंध बनता है। अर्थात COOH समूह किसके साथ में, NH2 समूह के साथ में संयोग करके आपका क्या बनता है, पेप्टाइड बंध। कौन सा, CONH समूह बनता है, CONH समूह बनता है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये पेप्टाइड बंध होता है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ बच्चों, उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किया जाए, ध्यान से देखिएगा। H2N सिंगल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद साथ में हम लेंगे क्या लेंगे, OH लेंगे। OH के साथ में प्लस का ये एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे इसी तरीके का। तो उस स्ट्रक्चर को हम नीचे नोट करते हैं बच्चों, उस स्ट्रक्चर को हम नीचे नोट करते हैं। H प्लस CH3 फिर C डबल OH। ठीक है बच्चों, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमको CONH प्रदर्शित करना होता है। तो अब इसको साफ करूँगा, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से इसका। देखिए इसको बनाते हैं, नीचे क्या बनता है जाके देख लीजिए। बनता ये है H2N CH2 C डबल बॉन्ड O NH। फिर आगे क्या बनता है, नीचे बना दे रहे हैं, CH3 C डबल OH, ये बनता है। तो ये आपका पेप्टाइड बंध हो गया बच्चों। ठीक है, CONH समूह को, इतने को पेप्टाइड बंध कहते हैं, CONH को। क्लियर हुआ बच्चों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीनों के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व का।
प्रोटीनों के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटीनों का विकृतीकरण क्या होता है कि आप लोग समझ देख लीजिए, प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म करने पर प्रबल अम्ल या क्षार लवण डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकरण प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म करने पर या प्रबल अम्ल क्षार या लवण डालने पर अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण उसका विकृतीकरण कहलाता है। इस क्रिया से प्रोटीन की सक्रियता नष्ट हो जाती है। क्लियर है बच्चों? प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म करने पर या प्रबल अम्ल क्षार और लवण डालने पर अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण उसका विकृतीकरण कहलाता है। इस क्रिया से प्रोटीन की सक्रियता नष्ट हो जाती है। बच्चों आपका एक सेट कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, एक सेट आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि आप कल के वीडियो में, कल के सेशन में आपने देखा था, शुरुआत में क्या था, बहुत सारे प्रश्न थे जिसमें बहुत स्पीड में प्रश्न करवाए गए थे। हालांकि आज उतनी स्पीड नहीं रही बच्चों, और नाम किसी का देखो लेंगे नहीं, इसमें नाम क्या लेने का मतलब है। सेशन देख लीजिए आप लोग अच्छे से, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जो जैसे बताए जाते हैं उनको ज़रूर सॉल्व किया करें। देखिए आपको ये सारे प्रश्न कल बताए गए थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चन बताए गए थे। एक क्रिस्टलीय ठोस में कैसा होता है? दीर्घ परासकोट होता है, मोलरता 55.56, इसका तीसरा आंसर आ रहा था, इसका पहला आ रहा था। प्राथमिक एमीन, लैक्टोज वगैरह ये सब चीज़ें आ रही थी। सारे प्रश्न करवाए गए बच्चों, आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन करवाए गए बच्चों। तो आपका फर्स्ट एक अनसॉल्व्ड सेट समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड अनसॉल्व्ड सेट के साथ में आपको बताएंगे। तो सभी बच्चे जो है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में मुलाकात करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सेशन को समाप्त करते हैं।